हाय मंगा फैंस। एनीमंगा हब में आपका स्वागत है, जहां मिलते हैं कमाल के मंगा ब्रेक डाउन और डीप डाइव्स। आज हम कूद पड़ रहे हैं अकेडमी का अंडर कवर प्रोफेसर पार्ट 8 की रोमांचक दुनिया में। राज खुलेंगे, दांव आसमान छुएंगे और प्रोफेसर का खेल जबरदस्त होगा। तो अपने स्नैक्स लो, सब्सक्राइब बटन दबाओ और चलो एक्शन में डूबते हैं। शुरू करते हैं। उसने कहा कि हंस अभी भी परेशानी पैदा कर रहा था और पूछा कि इस बार उसने क्या किया था। उसने गाली दी और पूछा कि क्या रोजर सोचता है कि वह चाहता था कि चीजें इस तरह से हों। उसने स्वीकार किया कि उसे उस कुत्ते की उम्मीद नहीं थी जो 1 सेकंड पहले एक महिला की गोद में बैठा था अचानक कूदकर उस पर हमला कर देगा। अपनी आंखें ढकते हुए नायक ने अपने हाथ से मुंह ढक लिया और कहा कि यह काफी मजेदार स्थिति थी। हंस ने नाराजगी से पूछा कि क्या उसे यह मजेदार लगता है। उसने कहा कि रोजर उसकी जगह पर नहीं था और सुझाव दिया कि किसी ने उसे शाप दिया होगा। हंस इंसान था, लेकिन उसकी एक खासियत थी, जैसे ही उसे कोई जानवर काटता वह तुरंत उसका जीन ले लेता और उस जानवर में बदल जाता, चाहे वह चाहे या न चाहे। उसने कई बार कल्पना की थी जब हंस एक काले सफेद बिल्ली के काटने से बदला था या जब उसे एक पोमेरेनियन ने काटा था। अंत में ध्यान आकर्षित करने के लिए हंस ने पूछा कि क्या रोजर ने प्रतिरोधक लाया था। रोजर ने सिरिंज दिखाते हुए इसकी पुष्टि की और हंस ने उसका शुक्रिया अदा करते हुए दवा को अपनी बाह में इंजेक्ट किया, यह स्वीकार करते हुए कि वह ऐसे नहीं रह सकता। उसका रूप धीरे धीरे बदलने लगा और उसने कहा कि अगर नायक नहीं होता तो उसे कुछ और दिन तक कष्ट उठाना पड़ता। रोजर ने कहा कि यह उसे उस दिन की याद दिलाता है जब उनकी मुलाकात हुई थी, जब उसे एक क्रिप्टिड को पकड़ने का आदेश दिया गया था और वह एक बड़े हुए चिहुआ को देखकर बहुत हैरान हुआ था। उसने उस पल को याद किया और हंस खुश था कि रोजर ने सब कुछ सुलझा लिया था, वरना उसका अंत हो जाता। वह कुछ और कहना चाहता था, लेकिन अचानक नायक ने उसे रोक दिया, यह घोषणा करते हुए कि उसका नाम अब रोजर था। हंस ने अपनी गर्दन को हाथ से पकड़ते हुए याद किया कि उसने प्रोफेसर 3 बनने के बारे में लिखा था और पूछा कि उसने अपनी पहचान कब बदल ली। इसके अलावा उसे समझ नहीं आया कि वे लेदरवाल्क में क्यों मिल रहे थे, न कि राजधानी में, और पूछा कि आखिर हुआ क्या था। कुछ समय बाद जब रोजर ने अपनी कहानी सुनाई, हंस हंसा और चिल्लाया कि वह बस अविश्वसनीय था, क्योंकि अगर वह नायक की जगह होता तो वह तुरंत पकड़ा जाता। उसे समझ नहीं आया कि रोजर ऐसी स्थिति से कैसे निकला और आह भरते हुए उसने घोषणा की कि यह जीवन और मृत्यु का मामला था, इसलिए उसके पास कोई विकल्प नहीं था। हंस ने पूछा कि क्या यह रोजर भी किसी गुप्त संगठन का सदस्य था। नायक ने इसकी पुष्टि की, याद करते हुए कि रोजर को फर्स्ट ऑर्डर कहा जाता था, और हंस से रुकने के लिए कहा, यह बताते हुए कि इसमें कोई मजाक नहीं था। अपनी बाहें छाती पर रखते हुए हंस ने फर्स्ट ऑर्डर नाम दोहराया और नायक ने पूछा कि क्या इसका उसके लिए कोई मतलब है। अपनी ठोड़ी पर उंगली रखते हुए हंस ने घोषित किया कि उसने निश्चित रूप से इसके बारे में सुना था और कहा कि कुछ लोग जिनका पीछा ऑर्डर द्वारा किया जा रहा था हाल ही में अंडरवर्ल्ड में आए थे। रोजर को यकीन था कि वे वही थे और पूछा कि उनकी कंपनी का नाम क्या था। हंस ने जवाब दिया कि उसे ब्लैक डॉन कहा जाता था। उसने सुझाव दिया कि रोजर को शायद भाग्य ने बचा लिया था, लेकिन अगर उसने एक भी गलती की होती तो वह पकड़ा जाता। अपनी आंखें बंद करते हुए नायक ने इससे सहमति जताई, यह महसूस करते हुए कि उसे तैयार होना चाहिए। उसने अचानक पूछा कि क्या हंस ने वह सूटकेस लाया था जो उसने मांगा था। उसने इसे याद किया और सूटकेस दे दिया। रोजर ने पूछा कि क्या उसने उसमें क्या है देखा था। हंस ने जवाब दिया कि वह रोजर की चीजों में ताक झांक करने जितना पागल नहीं था और जोड़ा कि अगर वह चाहता भी तो भी उसे खोल नहीं सकता था। नायक ने अचानक कुछ और याद किया और सुझाया कि शेरिडन अभी भी शायद उसका इंतजार कर रहा था। हंस से उसके लिए माफी मांगने को कहा। उसने कहा कि किसी को नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा, तो माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं थी। रोजर ने सूटकेस खोला और उसकी सामग्री को देखा और उसने देखा कि दोनों को दवा की कितनी जरूरत थी। फिर पूछा कि हंस ने पत्र में उसे 2 दिन इंतजार करने क्यों कहा था। उसे समझ नहीं आया कि वे तुरंत क्यों नहीं मिले और हकलाते हुए हंस ने हैरानी में पूछा कि वह किस बारे में बात कर रहा था। रोजर को समझ नहीं आया कि वह किस अर्थ में पूछ रहा था और उसने घोषणा की कि परसों उसने एक वेयरवुल्फ के प्रकट होने की अफवाह सुनी थी। हंस ने फिर से पूछा, यह कहते हुए कि वह आज ही लेदरवेल में आया था, और पूछा कि उसे 2 पूरे दिन इंतजार क्यों करना पड़ा। थोड़ी देर के लिए दोनों ठहर गए और अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी, जिसके कारण हंस डर गया और मुख्य पात्र
कांप गया और एकाग्रता में भौहें चढ़ा ली। हंस ने रोजर का ध्यान आकर्षित किया और पूछा कि क्या यह वही था। उसने पुष्टि की कि यह वास्तव में ऐसा ही था और दूर छत पर दिखाई देने वाली अंधेरी आकृति को देखते हुए उसने कहा कि यह एक असली वेयरवुल्फ था। राक्षस ने गुर्राते हुए इधर उधर देखा और हंस ने शाप दिया, यह महसूस करते हुए कि यह वास्तव में मौजूद था। उसने अनुमान लगाया कि वेयरवुल्फ ने उन्हें नहीं देखा था और कहा कि उन्हें यह जगह छोड़ देनी चाहिए। हालांकि रोजर ने इससे इनकार कर दिया क्योंकि उसे समझ आया कि अगर वे हिले तो वेयरवुल्फ उन्हें देख लेगा। उसने अनुमान लगाया कि वह शिकार करने निकला था और अचानक वह हैरानी में कांप गया यह देखकर कि वेयरवुल्फ के गले में एक लटकन लटक रही थी। उसने पूछा कि वहां क्या था। हंस का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए उसने उसे चेतावनी दी कि उसे इसे जांचना चाहिए और फिर से पूछते हुए हंस ने अनुमान लगाया कि वह करीब जाना चाहता था। रोजर ने कहा कि राक्षस के गले में कुछ चमक रहा था, यह सुझाव देते हुए कि किसी ने जानबूझकर यह चीज उस पर लटकाई थी। सूटकेस खोलकर उसने एक उपकरण निकाला और हंस ने पूछा कि ऐसी चीज कौन बना सकता था। नायक ने कहा कि वे अब सब कुछ पता लगाएंगे और बंदूक लौट की। हंस ने कहा कि उसने लंबे समय से रोजर को गोली चलाते नहीं देखा था। बंदूक को होल्स्टर में रखते हुए रोजर ने उसका जवाब नहीं दिया और हंस को याद आया कि आखिरी बार ऐसा तब था जब नायक क्रिप्टिड्स का शिकार कर रहा था। उसे याद आया कि तब उसकी एक अलग पहचान थी और उसने पूछा कि उसका नाम क्या था। वह उसने उस नाम को याद करना शुरू किया और समझते हुए रोजर ने घोषणा की कि उसका नाम अब्राहम वैनिंग था। जब वह आगे बढ़ने लगा वेयरवुल्फ ने उसकी ओर देखा, लेकिन नायक डरा नहीं बल्कि राक्षस की ओर बढ़ता रहा। उसने अपने दांत दिखाए और तेजी से कूदकर जमीन पर गिर गया, ठीक रोजर के सामने। वह पलका भी नहीं। वेयरवुल्फ ने गुस्से से उसकी ओर देखा और वेयरवुल्फ के गले में चेन पर ध्यान देते हुए नायक ने मानसिक रूप से नोट किया कि जैसा उसने सोचा था कुछ राक्षस के गले को बांध रहा था। उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन उसे समझ आया कि जैसे ही वह इस राक्षस को पकड़ेगा उसे जवाब मिल जाएगा। वेयरवुल्फ ने सिर उठाकर गुर्राया और फिर एक प्रहार किया जिसे रोजर ने आसानी से चकमा दे दिया। जब उसने जमीन पर कदम रखा उसके पैर के नीचे जादुई ऊर्जा का एक छोटा घेरा प्रकट हुआ। वेयरवुल्फ ने हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन नायक हर बार आसानी से चकमा दे देता, पीछे हटते हुए। अंत में उसकी पीठ दीवार से टकरा और उसके हटने पास और कोई रास्ता नहीं बचा। वेयरवुल्फ उसकी ओर दौड़ने लगा, लेकिन रोजर शांत खड़ा रहा, दुश्मन को शांति से देखते हुए। अचानक वह हल्का पर हंसा और उसके पैरों के निशानों पर बने जादुई घेरे हवा में उठ गए, वेयरवुल्फ को घेरते हुए। उसने सिर उठाकर जोर से गुर्राया और फिर जमीन पर गिर गया, अपने पंजों को सिर पर रखते हुए। हंसक ने हैरानी में पूछा कि वेयरवुल्फ अचानक ऐसा व्यवहार क्यों करने लगा। उसने अनुमान लगाया कि राक्षस ने कुछ बुरा खा लिया होगा। रोजर ने घोषणा की कि उसने उसे एक अल्ट्रासोनिक सिग्नल भेजा था जो इंसानी कान को सुनाई नहीं देता, ताकि राक्षस का सिर फट जाए। उसे समझ आ गया कि उसे महंगी चांदी की गोली की जरूरत नहीं होगी और उसने सिरिंज निकाली, यह देखने की पेशकश की कि यह प्राणी कहां से आया था। हालांकि वह अचानक विचलित हो गया क्योंकि उसे कहीं से लोगों की बात करने की आवाज सुनाई दी। लोग एक दूसरे को निर्देश दे रहे थे और वह समझ गया कि आवाज किस दिशा से आ रही थी और एक दूसरे को तेजी से काम करने के लिए कह रहे थे। रोजर ने अनुमान लगाया कि यह पुलिस थी और शाप देते हुए खुद से पूछा कि वे अब क्यों आए। उसकी विचलन का फायदा उठाकर वेयरवुल्फ पीछे कूदा, छत पर चढ़ गया और थोड़ा पीछे कूदा। रोजर चिल्लाया और फिर हताशा में चीखा। जो हुआ उसे नकारने की कोशिश करते हुए अपनी बांह आगे बढ़ाते हुए उसने चेन पर हुक को इमारत की छत की ओर निर्देशित किया और इसका उपयोग करके खुद को ऊपर खींच लिया। उसने राक्षस को नीचे देखा, यह तय करते हुए कि वह इसे चूकने नहीं देगा और दृढ़ संकल्प के साथ भौहें चढ़ा लीं। पुलिस ने देखा कि छत पर कोई था और उनमें से एक ने अपने साथियों को आदेश दिया कि जो भी संदिग्ध लगे उसे हिरासत में लें। रोजर ने वेयरवुल्फ का पीछा करना जारी रखा, उसका पीछा करते हुए, और जब राक्षस एक इमारत की छत से दूसरी इमारत की छत पर कूदा उसने अचानक देखा कि नायक पहले से ही उसके सामने था। उसने कहा कि वह केवल इसे शांत करना चाहता था और एक पल के लिए चुप रहा, सामने खड़े राक्षस को ध्यान से देखते हुए, जिसके बाद उसने चेतावनी दी कि इससे उसे कोई विकल्प नहीं बचा। उसने एक थ्रोइंग स्टार निकाला,
एकाग्रता में भौहें चढ़ाते हुए, और गुर्राता हुआ राक्षस उसकी ओर दौड़ा। रोजर ने स्टार फेंका राक्षस को देखते हुए, लेकिन वह चकमा देने में कामयाब रहा, जिसके बाद वह उसकी ओर दौड़ता रहा। स्टार हवा में तेजी से मुड़ा वापस लौटते हुए, लेकिन वेयरवुल्फ फिर से चकमा देने में सफल रहा। हथियार पकड़ते हुए रोजर ने देखा कि राक्षस की प्रतिक्रिया अच्छी थी। छड़ी को और आराम से पकड़ते हुए उसने कहा कि वह राक्षस को एक ही प्रहार में खत्म करना चाहता था, और छड़ी को आगे बढ़ाते हुए उसने इसके बगल में जादुई ऊर्जा का एक बादल केंद्रित किया, जिसे उसने राक्षस की ओर निर्देशित किया। उसने छड़ी को रोका और राक्षस ने गुस्से में चीखा, जबकि पीछे से उड़ता हुआ हमला फिर से राक्षस के सिर पर लगा। इस बात का फायदा उठाते हुए कि वेयरवुल्फ हमले से विचलित था, रोजर आगे दौड़ा, लेकिन राक्षस ने पीछे कूदकर उसके प्रहारों को चकमा दे दिया। नायक ने इसका फायदा उठाया और स्टार फेंका, जिसे इस बार राक्षस चकमा नहीं दे सका। वह गुस्से में चीखा और रोजर ने कूदकर छड़ी को प्रहार करने के लिए घुमाया, लेकिन वेयरवुल्फ ने इसे अपने दांतों से पकड़ लिया। इस पर ध्यान न देते हुए नायक ने छड़ी को अलग किया, उसमें से एक खंजर निकाला और शांति से वेयरवुल्फ के जबड़े को चकमा दिया, जिसके बाद उसने प्रहार किया और राक्षस ने अपनी आंखें और चौड़ी की ब्लेड को देखते हुए अगले ही पल रोजर ने राक्षस का सिर काट दिया। लगभग उसी समय हंस शहर की गलियों में चल रहा था, नाराजगी से नोट करते हुए कि वह लगभग पकड़ा गया था। उसे याद आया कि नायक ने कहा था कि वह वेयरवुल्फ को पकड़ना चाहता था, और शाप देते हुए उसने पूछा कि वह कहाँ था। अचानक वह ठिठक गया, कांपते हुए, क्योंकि उसने देखा कि किसी का सिर उसके सामने गिरा। वह डर से चीखा, वेयरवुल्फ के खूनी सिर को देखकर कांप गया, और रोजर उसके सामने गिरते हुए पूछा कि उसे यह कैसा लगा। हंस ने शाप दिया, उसे अगली बार चेतावनी देने को कहा, क्योंकि वह लगभग रोजर का सूटकेस गिरा देता था। थोड़ा शांत होने के बाद उसने पूछा कि क्या यह वास्तव में वही वेयरवुल्फ था जिसका सामना उन्होंने किया था। उसने नायक से कहा कि वह यह न कहे कि वह इसे वहां छोड़ने वाला था, और रोजर ने कहा कि उसने जो अध्ययन करना चाहता था वह कर लिया था, इसलिए उसे अब इसकी जरूरत नहीं थी। हंस ने हैरानी में पूछा कि फिर नायक ने इस सिर को यहाँ क्यों लाया। उसने समझाया कि यह सब इसलिए था क्योंकि वह हंस को आश्चर्यचकित करना चाहता था और उसके करीब झुका। हंस ने पूछा कि क्या यह वास्तव में उसका बदला लेने का तरीका था। उसने स्वीकार किया कि उसके विपरीत रोजर सफल रहा और नाराजगी से कहा कि यह अनुचित था। नायक ने अंत में कहा कि यह पता चला कि यह असली क्रिप्टिड नहीं था, क्योंकि किसी ने इसे कृत्रिम रूप से बनाया था। उसने सोचा कि उन्हें अपने योजना के अनुसार काम करना चाहिए, और हंस ने चौंक कर पूछा कि क्या उसका मतलब यही था। रोजर ने कहा कि उन्हें कहीं बस जाना चाहिए, और कहा कि वॉल्क राजधानी से कहीं बेहतर होगा, और इसके अलावा उन्हें कुछ समय के लिए यहाँ रहना था। वैसे भी हंस ने पूछा कि क्या वह वास्तव में उस शहर में रहना चाहता है जहाँ एक गुप्त संगठन, वीआई एकेडमी, पागलपन भरे प्रयोग और सड़क पर गिरोह थे। रोजर ने जवाब दिया कि यही कारण था कि यह सबसे अच्छी जगह थी, क्योंकि वे इस सारी अराजकता में खो जाएंगे। उसने हंस से बस सभी आवश्यक जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहा, और हंस ने नाराजगी से पूछा कि क्या नायक वास्तव में चाहता था कि वह यह अकेले करे। रोजर ने उसे याद दिलाया कि उनके विकल्प सीमित थे, क्योंकि वे अभी भी नजर रखे जा रहे थे, और उसने हंस से अनुरोध किया कि वह उसे हर चीज की जानकारी देता रहे और फिर वह अपनी चाल चलेगा। हंस ने कहा कि वह समझ गया, क्योंकि वह वैसे भी इसमें पेशेवर था। रोजर स्थिति के अपने आप हल होने का इंतजार नहीं कर सकता था, और उसने फैसला किया कि अगर वह तुरंत कार्रवाई नहीं कर सकता तो उसे पहले कम से कम सहयोगी बनाना चाहिए। उसे इस युग में वेयरवुल्फ से मिलना अप्रत्याशित लगा, लेकिन उस पर लटकन ने बताया कि यह एक प्रयोगात्मक नमूना था, और रोजर ने अनुमान लगाया कि यह एक असामान्य प्रयोग था, लेकिन उसने वेयरवुल्फ को खत्म कर दिया, जिससे उसे उम्मीद थी कि वह फिर से मुसीबत में नहीं पड़ेगा। हालांकि कुछ समय बाद यह पता चला कि लील में एक अज्ञात हत्यारा अभी भी सक्रिय था। पिछले रविवार को 5 हत्याएं हुई थीं और कुल मिलाकर 10 पीड़ित थे। अपराधी की पहचान अभी तक उजागर नहीं हुई थी, लेकिन गवाहों ने दावा किया कि उन्होंने काले फर के साथ एक भयानक जानवर
जानवर देखा था। पुलिस के अनुसार यह सिर्फ एक पागल हत्यारा था जिसे वे जल्द ही ढूंढकर गिरफ्तार कर लेंगे। अखबार में इसके बारे में पढ़ने के बाद रॉजर ने देखा कि शहर के लोग घबराहट में नहीं थे और यह देखकर कि यह रविवार को हुआ था, उसने डर के साथ सोचा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसने शनिवार को शव से छुटकारा पा लिया था। उसने खुद से पूछा कि क्या वास्तव में और वेयरवुल्फ हैं? अचानक पास में खड़ी गेंद चमकी और मुख्य पात्र ने उस पर ध्यान देते हुए कांप गया। कुछ समय बाद शिक्षक हॉल में इकट्ठा हुए और रॉजर को हॉल में प्रवेश करते देख सेलेना ने उसका ध्यान आकर्षित किया और उसे खाली टेबल पर बैठने के लिए कहा। उसे देखकर प्रोफेसरों ने चहकना शुरू कर दिया, यह पूछते हुए कि क्या यह वही रॉजर था जिसके बारे में उन्होंने सुना था कि उसने एक अद्भुत जादू बनाया था, और उन्होंने पूछा कि क्या यह सच था। किसी ने याद किया कि वह एक पतनशील कुलीन था, यह कहते हुए कि वह कम से कम ऐसा प्रभाव देता था। इन बातों को अनदेखा करते हुए नायक आगे बढ़ा और सेलेना के बगल में खाली कुर्सी पर बैठ गया। उसने पूछा कि क्या उसने खबर सुनी थी। जवाब का इंतजार किए बिना उसने कहा कि पिछले रात 2 प्रथम वर्ष के छात्रों पर हमला हुआ था और वे बच गए थे, लेकिन उन्हें गंभीर चोटें आई थीं जो किसी जानवर के पंजों से लगी थीं। जब छात्रों को होश आया, उन्होंने कहा कि यह एक भयानक जानवर था और उसे लगा कि पिछले हफ्ते उभरी अफवाहें सच थीं, और उसे यह भी याद आया कि लेदरवेल में भी पीड़ित थे। रॉजर ने सोच में सिर झुका लिया और मरिसा ने देखा कि एलिजा आ गई थी। उसने दूसरों से चुप रहने को कहा। सेलेना ने समझाया कि यह फार्माकोलॉजी की प्रोफेसर मरिसा थी जो 20 साल से एकेडमी में पढ़ा रही थी। रॉजर ने सब समझ लिया और मरिसा ने सिर झुकाकर एलिजा का अभिवादन किया। उसने कहा कि उसने इस तत्काल बैठक के लिए सभी को बुलाया था ताकि एक घोषणा की जा सके, क्योंकि एकेडमी में एक अपराधी सामने आया था और पिछले रात 2 छात्र गंभीर रूप से घायल हुए थे। अभी तक उन्हें नहीं पता था कि इसके लिए कौन जिम्मेदार था, लेकिन गवाहों ने दावा किया कि यह एक क्रिप्टिड था, विशेष रूप से एक वेयरवुल्फ। एक प्रोफेसर खड़ा होकर बोला कि यह वेयरवुल्फ नहीं हो सकता, यह निश्चित करते हुए कि यह कोई गलती थी, और उसने पूछा कि कौन सा क्रिप्टिड। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए एलिजा ने हुबो बोराक की ओर मुड़कर पूछा कि क्या उसके पास वास्तव में कुछ कहने को था। उसने कहा कि 3 एकेडमी साम्राज्य की सुरक्षा में थी और पूछा कि वहां वेयरवुल्फ कैसे हो सकता है। यहाँ उसने बताया कि किसी को छात्रों की मूर्खतापूर्ण कहानियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, जैसे कि भूतों की कहानियां। एलिजा ने अपने हाथ से अपनी आंखें ढक लीं और सिर पर हाथ रखकर पूछा कि क्या उसने यह नहीं कहा था कि उनके पास 2 पीड़ित हैं। ह्यूगो ने घोषणा की कि उसने उसे पूरी तरह सुना था और समझाया कि यही कारण था कि उसने कहा कि वह यह नहीं मानता कि इसके पीछे कोई वेयरवुल्फ था। उसने बताया कि पीड़ित कुलीन परिवारों से थे और एलिजा ने भौहें चढ़ा लीं, लेकिन उसे बाधित नहीं किया। ह्यूगो ने स्वीकार किया कि उसे लगता था कि 3 के छात्रों में से किसी एक, विशेष रूप से एक साधारण व्यक्ति ने यह किया था। एलिजा ने अपनी नाराजगी छिपाए बिना उसे दोहराने के लिए कहा और ह्यूगो ने पूछा कि क्या उसे नहीं लगता कि यह साधारण लोगों का काम था। उसने पूछा कि सभी छात्रों में से केवल कुलीन लोग ही क्यों घायल हुए। उसने आश्चर्य जताया कि क्या एलिजा वास्तव में सोचती थी कि यह एक वेयरवुल्फ था, और चिल्लाया कि यह कहीं अधिक संभावना थी कि किसी ने इसका रूप धारण किया था। कई प्रोफेसरों, जिनमें क्रिस भी शामिल था, ने मुस्कुराया और रोजर ने अपनी बाहें सीने पर रखकर सोच में डूब गया और मानसिक रूप से नोट किया कि उसने सोचा था कि ब्लैक डॉन नुकसान में होगी, लेकिन उसे लगता था कि वह गलत था। उसने कहा कि कुछ लोग उस समय में लोगों को विद्रोह के लिए उकसा रहे थे जब उन्हें एकजुट होने की जरूरत थी, और उसने सोचा कि क्या यही महाद्वीप की सबसे उत्कृष्ट 3 एकेडमी कर रही थी। अचानक उसे अपने कंधे पर कुछ गिरता हुआ महसूस हुआ और वह रुक गया, यह देखते हुए कि यह एक कीड़ा था। उसने इसे एकाग्रता में भौहें चढ़ाते हुए उठाया और जब उसने कीड़े को अपनी उंगलियों के बीच रगड़ा तो उसकी हथेली में एक नोट प्रकट हुआ। उसमें लिखा था कि 3 परीक्षण विषय भाग गए थे और नोट के लेखक ने नायक से अनुरोध किया कि वह तुरंत परीक्षण विषयों को खत्म कर दे यदि वह उन्हें जीवित नहीं पकड़ सकता, क्योंकि वे उसकी पहचान के लिए खतरा थे। रॉजर ने नोट को ध्यान से पढ़ते हुए कुछ देर के लिए रुक गया, फिर अपनी आंखें बंद की, सिर झुकाया और अपनी मुट्ठी बंद कर ली। फिर उसने खुद से
पूछा कि उसे इन सभी परीक्षाओं से क्यों गुजरना पड़ रहा था। उसकी हालत देखकर सेलेना ने चिंतित होकर पूछा कि क्या वह ठीक नहीं है, लेकिन उसने जवाब दिया कि सब कुछ ठीक है और हाथ हिलाकर इशारा किया। उसे एहसास हुआ कि यह पूरी स्थिति ब्लैक डॉन से सीधे तौर पर जुड़ी थी। जाहिर तौर पर उन्हें भी ऐसी किसी घटना की उम्मीद नहीं थी और वह खुश था कि उनकी स्थिति हिल गई थी, लेकिन वह किसी को भी अपना रहस्य उजागर करने की अनुमति नहीं दे सकता था। वह चिंता में भौहें चढ़ाकर जानता था कि वह चुप नहीं बैठ सकता। उसे थीन से पहले परीक्षण विषयों तक पहुंचना होगा, क्योंकि अगर वे उसे पकड़ लेते तो सब कुछ खत्म हो जाता। इस बीच एलिजा ने अपना हाथ लहराया और कहा कि ह्यूगो को अपनी राय व्यक्त करने का पूरा अधिकार था, लेकिन उसने अनुरोध किया कि वह पहले अपने काम पर ध्यान दे। उसने पूछा कि क्या वह सुरक्षा कड़ी करेगी। उसने वादा किया कि वह ऐसा करेगी और अनुरोध किया कि प्रोफेसर छात्रों को देर रात अपने कमरों से बाहर न निकलने के लिए कहें और यह भी कि वह दंड बिंदु देने की अनुमति देगी। यह उसका आदेश था। ह्यूगो ने जवाब दिया कि वे समझ गए और एलिजा इस बात से खुश थी, यह सुझाव देते हुए कि इस मामले को यहीं छोड़ देना चाहिए और सभी को अच्छे काम की शुभकामनाएं दी। कुछ समय बाद रोजर सड़क पर चल रहा था, लेकिन फिर अचानक रुक गया और सदीना से छिपना बंद करने और बाहर आने के लिए कहा। वह हैरानी से पेड़ के पीछे से झांकी और अपने होंठों को और सख्ती से दबाया, लेकिन वह पूरी तरह बाहर आ गई। रोजर ने उसकी ओर देखने के लिए मुड़ गया। सदीना ने शर्मिंदगी में सिर झुका लिया और नायक को याद आया कि जब वे पहली बार मिले थे तब उसने उसे फर्स्ट ऑर्डर कहा था। अब वह एक छात्र होने का नाटक कर रही थी और उसने पूछा कि क्या बात थी। सदीना जवाब देना चाहती थी, लेकिन वह शब्दों को एक सुसंगत वाक्य में नहीं बना पाई। रोजर ने मुड़कर सुझाव दिया कि एक शांत जगह ढूंढ ली जाए और उसे अपने पीछे आने के लिए कहा। सदीना ने सहमति जताई और नायक ने अचानक पूछा कि क्या वह कॉफी पीना चाहेगी। वह हैरानी में ठिठक गई, फिर से पूछते हुए। कुछ समय बाद वे एक कॉफी शॉप में बैठे थे और सदीना ने सिर झुकाकर बात शुरू करने की हिम्मत नहीं की। रोजर ने उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम बताया और नायक ने अनुमान लगाया कि उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए एक छद्म नाम इस्तेमाल किया था। उसने पूछा कि उसका असली नाम क्या था। उसने अटपटाते हुए अपने पैर हिलाए और कहा कि यही उसका असली नाम था। रोजर हैरानी में सिकुड़ा, यह सोचते हुए कि क्या यह एक उपनाम था। उसने देखा कि सदीना के पास उससे कुछ कहने को था और घोषणा की कि वह शुरू कर सकती थी। वह डर से इधर उधर देखने लगी, यह सोचते हुए कि कहीं और लोग सुन न लें, लेकिन रोजर ने घोषणा की कि उसने एक जादू किया था ताकि इस जादुई घेरे के बाहर कोई उनकी बात न सुन सके। सदीना ने उत्साह से कहा कि यह फर्स्ट ऑर्डर से अपेक्षित था, लेकिन नायक ने चाहा कि वह उसे अब फर्स्ट ऑर्डर न कहे बल्कि प्रोफेसर कहकर संबोधित करे। उसने फिर से पूछा, यह कहते हुए कि यह उसके लिए अनादर होगा, लेकिन उसने कहा कि यह एक आदेश था और पूछा कि क्या वह समझ गई कि यह बात दूसरों के कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। उसने सिर झुकाकर वादा किया कि वह आज्ञा का पालन करेगी और रोजर ने सुझाव दिया कि अब वे काम की बात करें, सदीना से अनुरोध करते हुए कि वह उसे मौजूदा स्थिति समझाए। उसने इसके लिए सहमति दी, जिसके बाद उसने गंभीरता से कहा कि हाल के वेयरवुल्फ से जुड़े घटनाएं उनकी बेटी समूहों की थीं, जो काले जादू और शेमस स्कूल की शिक्षाओं का उपयोग करके क्रिप्टिड्स पर प्रयोग कर रही थीं। शेमस स्कूल वैज्ञानिकों का एक समूह था जिन्हें निषिद्ध प्रयोग करने के लिए समाज से निकाल दिया गया था। उसे नहीं पता था कि उनका शोध क्या था, लेकिन विषय भाग गए थे। वे सीवर के रास्ते भागे और थीन में एक भयानक नरसंहार का कारण बने। रोजर की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि वह उसकी बात ध्यान से सुन रहा था। सदीना अचानक चिल्लाई, माफी मांगते हुए, यह मानते हुए कि वह बहुत ज्यादा बोल रही थी, और उसने सिर झुका लिया। लेकिन नायक ने घोषणा की कि यह ठीक था, उसे आगे बढ़ने के लिए कहते हुए। उसने सहमति दी, यह समझते हुए कि जिम्मेदारी शेमस स्कूल पर थी, लेकिन उसने सुना था कि रोजर से इस मामले को संभालने के लिए कहा गया था और यही कारण था कि वह यहाँ थी। उसे याद आया कि एक अन्य ऑर्डर विक्टर ड्रेडफुल ने रोजर को यह नाम उधार लेने की अनुमति दी थी और उसने कहा था कि उसने ऐसा किया था, लेकिन उसे नहीं लगा था कि चीजें इस तरह से होंगी। उसने फैसला किया कि उसे विक्टर नाम याद रखना चाहिए। सदीना ने कहा कि स्थिति बेकाबू हो गई थी और इसलिए उन्हें इसे जल्द से जल्द हल करना था। उन्हें 3 लक्ष्यों को खत्म करना था, लेकिन रोजर ने उसके शब्दों को सुधारते हुए घोषणा की कि उन्हें 3 नहीं बल्कि 2 लक्ष्यों को खत्म
करना था। सदीना ने भ्रमित होकर पूछा और नायक ने वह टोकन निकाला जो उसने पहले वेयरवुल्फ के गले से लिया था। इसे देखकर सदीना ने इसे पहचान लिया और पूछा कि रोजर को यह कहाँ मिला। उसने कहा कि 2 दिन पहले उसे लेदरवेल में एक वेयरवुल्फ मिला था। सदीना ने कहा कि वह अद्भुत था। नायक ने सोचा कि उसने बिना किसी को शक पैदा किए उससे संपर्क किया था और खुद से पूछा कि इतनी प्रतिभाशाली लड़की अभी भी थर्ड ऑर्डर में क्यों थी। उसने अनुमान लगाया कि उसके पास शायद कोई विकल्प नहीं था, यह कहते हुए कि वह शायद एक कुलीन परिवार से हो सकती थी और यह संभावना नहीं थी कि एक असामाजिक संगठन कुलीनों के साथ अच्छा व्यवहार करता हो। इसीलिए सदीना संभवतः एक कठपुतली की भूमिका निभा रही थी जिसे उपयोग करने के बाद संगठन से बाहर फेंक दिया जाएगा। उसने हाल ही में थीन की अस्थिर स्थिति को महसूस किया था और अब उसे पता था कि ब्लैक डॉन का संतुलन भी टूट गया था। उसने अनुमान लगाया कि सदीना किसी तरह इस स्थिति में उसकी मदद कर सकती थी और उसे याद दिलाया कि उसने कहा था कि परीक्षण विषय सीवर के रास्ते भागे थे। यह तय करते हुए कि उन्हें इसकी खोज करनी चाहिए, उसने अनुमान लगाया कि थीन के पास यह जानकारी नहीं थी। सदीना ने इसकी पुष्टि की लेकिन स्वीकार किया कि उसे नहीं पता था कि वे कितने समय तक अंधेरे में रहेंगे। रोजर ने सब समझ लिया और खड़े होकर सदीना को उससे संपर्क करने के लिए धन्यवाद दिया। उसने कहा कि अगर ऐसा अवसर आया तो वे फिर मिलेंगे। उसने अवरोध हटा दिया और सदीना ने सहमति दी। नायक ने अचानक जोड़ा कि उसकी समझाने की क्षमता में काफी सुधार हुआ था, यह स्वीकार करते हुए कि उसे उसकी बात सुनकर खुशी हुई। उसने उम्मीद जताई कि उनकी अगली मुलाकात भी उतनी ही सफल होगी। और जैसे ही वह जाने लगा, सदीना ने सिर झुकाया, अपने होंठ काटे और इस प्रशंसा के लिए उसे धन्यवाद दिया। वह वहां कुछ देर बैठी रही और कैफे के बाहर खड़ी लड़की ने अचानक देखा कि उसे कुछ महसूस हुआ और सोचा कि क्या यह जादू था। उसने खिड़की से रोजर को जाते हुए देखा और पूछा कि उसने जादू क्यों किया। यह फ्लोरा थी जिसने चुपके से शाप दिया और पूछा कि वे दोनों लोग किस बारे में बात कर रहे थे। कुछ समय बाद एक व्याख्यान में बैठी फ्लोरा ने अपनी गाल को हाथ पर टिका लिया और सोचा कि कैफे में देखे गए जादुई क्षेत्र की रोशनी के आधार पर वह निश्चित रूप से कह सकती थी कि यह एक ध्वनि अवरोधक जादू था। जादू का निशान साधारण लोगों के रिसेप्टर्स के लिए अप्रत्यक्ष था, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि रोजर ने ऐसा क्यों किया और उसने खुद से पूछा कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। अंत में प्रोफेसर ने घोषणा की कि आज के लिए बस इतना ही और छात्रों को चेतावनी दी कि एकेडमी में फैली अफवाहें सच थीं, इसलिए उन्होंने उन्हें देर रात कैंपस में घूमने से मना किया, यह जोड़ते हुए कि नियम तोड़ने पर उन्हें डिमेरिट पॉइंट्स मिलेंगे। छात्र आपस में बात करने लगे और उनमें से एक ने पूछा कि क्या दूसरों ने वेयरवुल्फ के बारे में सुना था। उसके साथियों ने जवाब दिया कि उन्होंने सुना था और किसी ने सुझाव दिया कि एक घात लगाया जाए, यह पूछते हुए कि क्या बाकी लोग इसे देखने में रुचि नहीं रखते। एक छात्र ने पूछा कि क्या उसने घोषणा नहीं सुनी थी। उसने उन्हें याद दिलाया कि अगर कोई उन्हें पकड़ लेता तो वे पॉइंट्स खो देंगे, लेकिन उसके साथी ने जवाब दिया, यह चिल्लाते हुए कि वे बस पकड़े नहीं जाएंगे और फिर भी उन्हें इनाम मिल सकता है। वे इसके बारे में बात करते रहे और लियो ने आइडन का ध्यान आकर्षित करते हुए पूछा कि वह क्या सोचता है। उसने भ्रमित होकर पूछा कि वह किस बारे में बात कर रहा था। उसने अनुमान लगाया कि वह वेयरवुल्फ की बात कर रहा था और स्वीकार किया कि उसे लगता था कि उन्हें दूर रहना चाहिए और अपने पॉइंट्स को जोखिम में नहीं डालना चाहिए। लियो ने आंखें बंद करते हुए आह भरी और स्वीकार किया कि वह जानता था कि आइडन ऐसा ही कहेगा। उसने लियो से पूछा कि वह क्या सोचता है। उसने स्वीकार किया कि वह उससे सहमत था क्योंकि कोई जोखिम न लेना बेहतर था और इस मामले को प्रोफेसरों पर छोड़ देना चाहिए। अचानक ट्रेसी उनकी डेस्क के पास आई, थोड़ा झुकी और उनके सामने टेबल पर अपनी हथेली मारी। आइडन हैरानी में सिकुड़ा लेकिन जल्द ही मुस्कुराया और उसे गुड मॉर्निंग विश किया। लियो ने बस आह भरी और ट्रेसी ने नाराजगी से पूछा कि क्या वह इसे गुड मॉर्निंग कहता है। लियो ने भौहें चढ़ाते हुए उसे चेतावनी दी कि अब समय था कि वह अपनी हार स्वीकार कर ले और शांत हो जाए। ट्रेसी ने चिल्लाया कि यह एक ड्रॉ था और लियो को हस्तक्षेप न करने का आदेश दिया क्योंकि यह उसके और आइडन के बीच था। आइडन की ओर ध्यान देते हुए उसने उसकी ओर उंगली दिखाई और चेतावनी दी कि इस बार वह नहीं रुकेगी, यह सुझाव देते हुए कि वे फिर से असली लड़ाई करें। उसने भ्रमित होकर पूछा और फिर स्वीकार किया कि उसे नहीं लगता कि यह एक अच्छा विचार था। ट्रेसी ने नाराज होकर पूछा कि ऐसा क्यों था। अपने हथेलियों को सुलह के तरीके से उठाते हुए आइडन ने समझाया कि दिन में उसकी कक्षाएं थीं और रात में उन्हें अपने कमरों में रहना था ताकि वेयरवुल्फ से टकराव न हो। ट्रेसी ने अचानक सांस ली और पूछा कि क्या वह गंभीर था।
उसने अनुमान लगाया कि वह डर गया था और बहाना ढूंढ रहा था और ठिठक कर आइडन को देखने लगी, उसके जवाब का इंतजार करने लगी। लियो भी उसे ध्यान से देख रहा था और अंत में आइडन ने कहा कि ट्रेसी ऐसा सोच सकती है। लियो ने आह भरी और ट्रेसी ने सुझाव दिया कि उस स्थिति में वे इस मुद्दे को किसी और तरीके से हल करें। आइडन ने भ्रमित होकर पूछा कि वह तरीका क्या होगा। वेयरवुल्फ की याद दिलाते हुए उसने घोषणा की कि जो पहले उसे पकड़ेगा वह जीतेगा और पूछा कि आइडन ऐसा कैसे कर सकता है। उसे नहीं पता था कि इसके जवाब में क्या कहना है और वह हिचकिचाया, लेकिन लियो ने अचानक घोषणा की कि वे सहमत हैं। आइडन ने हैरानी में कांपते हुए उसे पुकारा और पूछा कि उसने सहमति क्यों दी। लियो ने उसका जवाब नहीं दिया और ट्रेसी ने सहमति जताते हुए उन्हें चेतावनी दी कि वे भागने की कोशिश भी न करें और अंत में उनकी ओर उंगलियां दिखाते हुए वह जाने की तैयारी करने लगी। लियो ने उसका पीछा करते हुए घोषणा की कि वे आएंगे, लेकिन जब ट्रेसी हार जाएगी तो उसे रोना नहीं चाहिए। आइडन ने उसे उत्साह के साथ देखा और फिर उसने देखा कि ट्रेसी चली गई थी। उसने पूछा कि लियो ने सहमति क्यों दी। उसे यकीन था कि यह पागलपन था और कंधे उचकाते हुए लियो ने कहा कि ट्रेसी पीछे नहीं हटती। उसे विश्वास था कि शिक्षक वैसे भी उनसे पहले वेयरवुल्फ का ख्याल रख लेंगे, लेकिन आइडन ने देखा कि ऐसा लगता था जैसे ट्रेसी मजाक नहीं कर रही थी। लियो ने भौहें चढ़ा ली और उसकी ओर देखा, पूछा कि क्या वह वास्तव में इतनी मूर्ख थी कि अकेले वेयरवुल्फ के पीछे जाए। आइडन ने ईमानदारी से स्वीकार किया कि ट्रेसी शायद अलग हो सकती थी। लियो ने इसे नकारने की कोशिश की और उसी समय वे दोनों खड़े हुए और उत्साह में खिड़की से बाहर देखा, यह देखकर कि ट्रेसी पहले से ही सड़क पर चल रही थी। उन्हें समझ नहीं आया कि वह इतनी दूर कब निकल गई और उसकी गति की दिशा देखकर उन्होंने अनुमान लगाया कि वह हॉस्टल की ओर जा रही थी। खुश थे कि उसने अभी तक तर्कसंगत सोचना नहीं भूला था। हालांकि ट्रेसी अचानक मुड़ गई, अपनी दिशा को तेजी से बदलते हुए, और लियो और आइडन ठिठक गए। ट्रेसी निर्णायक रूप से आगे बढ़ती रही। आइडन और लियो भयभीत हो गए, यह महसूस करते हुए। जल्द ही रात हो गई और रोजर शहर की सड़क पर चल रहा था, यह सोचते हुए कि आज उसकी बहुत मांग थी। उसे याद आया कि ह्यूगो ने उससे पूछा था कि क्या वह कुलीन छात्रों की देखभाल करेगा बदले में उसके परिवार की प्रतिष्ठा को बहाल करने के लिए। उसने कहा था कि वह बस मानता था कि थोड़ी लचीलापन नुकसान नहीं पहुंचाएगा, यह जोड़ते हुए कि इसमें कुछ भी गलत नहीं था। रोजर ने तब कहा था कि एक पतनशील कुलीन से बात करना स्पष्ट रूप से ह्यूगो को असहज करता था, लेकिन उसे विश्वास था कि एलिजा के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने से उसे अंत में कुछ लाभ होगा। उसने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था और ह्यूगो ने हैरानी में फिर से पूछा था। नायक ने स्वीकार किया कि उसे विश्वास था कि थीन एकेडमी कुलीनों और साधारण लोगों को अलग नहीं करती, इसलिए कुछ भी उसके मन को नहीं बदल सकता था। मुड़कर उसने ह्यूगो से माफी मांगी, चेतावनी देते हुए कि अब उसे अपने गश्त पर वापस जाना था। ह्यूगो ने सिकुड़ते हुए उसे रुकने और सुनने के लिए कहा। अब रोजर ने सोचा कि अगर उसने ह्यूगो की बात मानी तो कोई उसे उजागर कर सकता था। उसे इसकी जरूरत नहीं थी और इसके अलावा वह एलिजा को नाराज नहीं करना चाहता था। अचानक उसने सोच में डूबकर नजरें फेरी, फिर तेजी से हाथ हिलाया। यह देखकर कि झाड़ियों में छिपे हुए छात्र थे। वे डर से कांप गए, अपनी आंखें और चौड़ी करते हुए, और नायक ने पूछा कि वे अभी तक हॉस्टल में क्यों नहीं थे। एक लड़के ने खुद को अप्रवदाने की कोशिश की, यह कहते हुए कि यह वैसा नहीं था जैसा वह सोच रहा था, लेकिन उसकी बात को बीच में काटते हुए रोजर ने कहा कि उनमें से प्रत्येक को 5 दंड अंक दिए गए। छात्र उदास होकर हॉस्टल की ओर बढ़े और नायक ने गिना कि कुल मिलाकर 20 छात्र थे और कहा कि यह बहुत ज्यादा था। उसने वेयरवुल्फ को पकड़ने के लिए इनाम के बारे में सुना था, लेकिन उसे नहीं लगा था कि इतने सारे लोग इसे चाहेंगे, और दंड अंकों की धमकी का भी कोई असर नहीं हुआ। उसे समझ आया कि इस रफ्तार से स्थिति और बिगड़ सकती थी और उसने फैसला किया कि उसे इसे रोकने के लिए सब कुछ करना होगा। कुछ समय बाद वह एकेडमी के पास सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के पास पहुंचा। सीवर में उतरते हुए उसे याद आया कि सदीना ने कहा था कि वेयरवुल्फ सीवर के रास्ते आए थे और यह लेदरवेल का एकमात्र सीवर था जहां से वे रेंग सकते थे। उसने अनुमान लगाया कि पुलिस ने इस जगह की जांच नहीं की थी और अपने रास्ते को रोशन करने के लिए जादू का इस्तेमाल किया। अचानक वेयरवुल्फ के निशान देखकर उसने खुद से पूछा कि क्या वास्तव में 2 राक्षस थे। वह एक घुटने पर बैठ गया और निशानों को देखा, यह देखकर कि एक बड़ा था और दूसरा छोटा। पंजों के निशान सभी एक ही दिशा में जा रहे थे और रोजर ने उम्मीद की कि यह बीच में नहीं टूटेगा। वह निशानों का पीछा करता रहा और अचानक देखा कि एक बिंदु पर निशान अलग हो गए। वह एक पल के लिए रुका और देखा
कि बड़ा निशान एकेडमी की ओर जा रहा था और उसने अनुमान लगाया कि वह शिकार कर रहा था। उसने बड़े वेयरवुल्फ के निशानों का पीछा किया क्योंकि वह राक्षस उस समय सबसे खतरनाक था। उसे आश्चर्य नहीं होगा अगर वह अभी किसी अन्य शिकार का पीछा कर रहा हो और अचानक वह एक चीख से चौंक गया। यह महसूस करते हुए कि कोई चिल्ला रहा था, वह उसकी ओर दौड़ा। चूंकि निशानों का पीछा करना बहुत लंबा था, उसने आवाज की दिशा में दौड़ने का फैसला किया। उसने वेयरवुल्फ को देखा जो पहले से ही रेनी और एलेंडल पर हमला कर रहा था। रोजर ने मन ही मन शाप दिया, यह महसूस करते हुए कि उसके पास समय नहीं होगा। उसने अपनी छड़ी के पास जादुई ऊर्जा केंद्रित की, जिसके बाद उसने हमला राक्षस की ओर निर्देशित किया। राक्षस ने प्रहार महसूस करते हुए चीखा और अपनी आंखें बंद कर लीं, हमले की तेज रोशनी से खुद को बचाते हुए। वेयरवुल्फ एक तरफ उड़ गया, कई बार जमीन से टकराता हुआ। रोजर एलेंडल और रेनी के पास पहुंचा जो डर से जमीन पर गिर गए थे। एलेंडल ने चीखा, रेनी ने नायक का नाम पुकारा। वह उनकी ओर मुड़ा और उनके जवाब का इंतजार किया, फिर चिल्लाया कि उनमें से प्रत्येक को 5 दंड अंक मिले। दोनों लड़कियां भय से ठिठक गईं, उनका मुंह हैरानी में थोड़ा खुला हुआ था। उन्होंने फिर से पूछा, रोजर से रुकने की विनती की। एलेंडल ने चिल्लाया कि उसे यह सुनिश्चित करना था कि वे ठीक हैं। बिना एलेंडल की ओर मुड़े उसने पूछा कि उसने उस पर आवाज उठाने की हिम्मत कैसे की। उसने घोषणा की कि वह ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि वह रेनी की मदद करना चाहती थी। नायक ने चेतावनी दी कि वह अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना भूल गई थी और इस बात पर ध्यान दिलाया कि वह अब उसका विरोध कर रही थी। एलेंडल ने नाराजगी में भौहें चढ़ा लीं, आह भरी। अचानक रेनी ने रोजर से एलेंडल को दंड न देने की विनती की। नायक ने हैरानी में फिर से पूछा, उसकी ओर मुड़ते हुए। उसने समझाया कि वह पढ़ाई करते समय गलती से सो गई थी। रोजर ने उसके निस्वार्थपन के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन कहा कि उसे स्थिति की गंभीरता समझनी चाहिए। रेनी ने सहमति जताई, माफी मांगते हुए। एलेंडल ने हल्के से मुस्कुराया, फिर अचानक हैरानी में ठिठक गई और खुद से पूछा कि यह कैसा भेदभाव था। रोजर ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए उसे रेनी को हॉस्टल तक ले जाने के लिए कहा और फैसला किया कि वह उन्हें दंड अंक नहीं देगा। एलेंडल ने भ्रमित होकर फिर से पूछा और नायक ने पूछा कि क्या उसके पास वास्तव में इसका विरोध करने के लिए कुछ था। उसने सुझाव दिया कि उसे दंड अंक वापस करने की जरूरत थी, लेकिन अचानक खड़ी होकर और रेनी को उठाने में मदद करते हुए एलेंडल ने उसे एक तरफ ले जाना शुरू किया, यह सुझाव देते हुए कि वह जल्दी जाए। रेनी ने सहमति दी। वेयरवुल्फ अचानक फिर से खड़ा हुआ और गुर्राया। रोजर ने युद्ध की मुद्रा में आ गया और लड़कियों ने उसे और सावधान रहने की चेतावनी दी। उसने जवाब दिया कि वह सब देख रहा था। वेयरवुल्फ कुछ देर के लिए ठिठका, उसका आकलन करते हुए, और अचानक एक तरफ कूदा। एक लड़की ने चीखा, यह देखकर कि वह भाग रहा था। नायक ने राक्षस का पीछा करते हुए आदेश दिया कि दोनों जल्दी से सुरक्षित जगह ढूंढ लें और राक्षस का पीछा करता रहा। वेयरवुल्फ एक टावर पर कूदा और चेन पर हुक का उपयोग करके रोजर ऊपर चढ़ गया। रेनी हैरानी में मुड़ी, यह देखकर कि नायक बड़े बड़े छलांगों में वेयरवुल्फ का पीछा कर रहा था। एलेंडल का ध्यान आकर्षित करते हुए उसने उसे देखने के लिए कहा और पूछा कि क्या यह उड़ान जादू था। एलेंडल ने सुझाव दिया कि शायद ऐसा हो। रोजर ने थोड़ा रुककर वेयरवुल्फ को देखा जो उसके सामने वाले टावर से चिपका हुआ था। आगे कूदते हुए उसने राक्षस की ओर देखा और वेयरवुल्फ भी उसी समय उसकी ओर कूदा। उन्होंने एक दूसरे पर हमला करने की कोशिश की और कुछ समय तक वे एक छत से दूसरी छत पर कूदते रहे, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हुए। एक और प्रहार के बाद रुककर उन्होंने एक दूसरे को देखा, जिसके बाद वेयरवुल्फ ने हमला शुरू किया, लेकिन रोजर ने इसे चकमा दे दिया, जवाब में राक्षस की ओर जादू की एक झड़ी भेजते हुए। वेयरवुल्फ ने इसे हटाने की कोशिश की, लेकिन रोजर हवा में कूदा, चकमा देते हुए, और एक और जादुई हमला बनाया जिसे उसने वेयरवुल्फ की पीठ पर भेजा। रेनी ने सदमे में चीखा और एलेंडल ने पूछा कि क्या यही असली लड़ाई दिखती है। वेयरवुल्फ ने गुस्से में गुर्राते हुए रोजर पर हमला किया, लेकिन इस बार उसने चकमा नहीं दिया, बल्कि स्थिर खड़ा रहा और अपनी जादुई ऊर्जा केंद्रित की, हमला वेयरवुल्फ की ओर निर्देशित करते हुए। इससे राक्षस का संतुलन बिगड़ा और वह छत से गिर गया, लेकिन आखिरी क्षण में वह दीवार पर टिक गया, अपनी गिरावट को रोकते हुए। राक्षस के जागने का इंतजार किए बिना और फिर से लड़ाई में उतरते हुए नायक ने एक नया जादुई हमला बनाया।
बनाया, इसे राक्षस की ओर निर्देशित करते हुए। दर्द महसूस करते हुए वेयरवुल्फ गुर्राया क्योंकि वह छत के किनारे की ओर गिरा और वह रुक गया, छत पर एक छोटे से किनारे पर अटक कर। रोजर ठिठक गया थकान महसूस करते हुए और उसे एहसास हुआ कि उसे एक साथ इतनी जादुई शक्ति का उपयोग करने की जरूरत नहीं थी। वेयरवुल्फ के करीब पहुंचकर उसने सोचा कि वह छात्रों के सामने लड़ते समय जादू का उपयोग नहीं कर सकता और अनुमान लगाया कि उसे इस वेयरवुल्फ को जल्द से जल्द मारना होगा और दूसरा राक्षस ढूंढना होगा। राक्षस ने अपना पंजा उठाया और रोजर ने सोचा कि क्या यह अभी भी हिल रहा था। वेयरवुल्फ ने एक पत्थर उठाया और नायक यह देखकर कांप गया। उसकी हैरानी का फायदा उठाते हुए राक्षस ने पत्थर को उसकी ओर फेंका और पत्थर के टुकड़े इधर उधर उड़ गए क्योंकि रोजर ने अपने चारों ओर एक जादुई बाड़ खड़ी कर ली थी। उसने मन ही मन शाप दिया, खुद से पूछा कि क्या यह वेयरवुल्फ वास्तव में लड़ाई में बाहरी वस्तुओं का उपयोग कर सकता था। राक्षस ने कूदकर एक और हमला करने की कोशिश की और यह इतना जोरदार था कि छत टूट गई और वेयरवुल्फ भागने में कामयाब रहा। नायक उस छेद के किनारे तक पहुंचा जो बन गया था। उसने सोचा कि यह वेयरवुल्फ बहुत चतुर था। उसने सोचा कि इसकी रचना में एक भेड़िए को आधार बनाया गया था, इसलिए राक्षस केवल दुश्मन की ताकत का आकलन कर सकता था और उसने सुझाव दिया कि ये राक्षस शायद वेयरवुल्फ बिल्कुल न हो। इस समय थोड़ी दूर पर लियो और आइडन ट्रेसी को पुकार रहे थे, यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि वह कहाँ थी। अंत में लियो ने सुझाव दिया कि आइडन अब वापस चले जाए क्योंकि वे अभी भी उसे नहीं ढूंढ पाए थे। उसने अनुमान लगाया कि ट्रेसी शायद लंबे समय से हॉस्टल में आराम कर रही थी, लेकिन आइडन ने आपत्ति जताई, यह कहते हुए कि वे निश्चित रूप से नहीं जान सकते थे और उसने अनुमान लगाया कि उन्होंने इस शर्त को व्यर्थ में स्वीकार किया था। लियो ने पूछा कि क्या आइडन को यकीन था कि ट्रेसी अभी भी इस वेयरवुल्फ की तलाश में थी। उसने चेतावनी दी कि कोई भी इस विचार को छोड़ सकता था, लेकिन ट्रेसी नहीं। अपनी आंखें बंद करते हुए लियो ने सहमति जताई और प्रस्ताव दिया कि वह और 30 मिनट तक खोज करें। वह यह कहने वाला था कि अगर वे फिर भी उसे नहीं ढूंढ पाए तो क्या करेंगे, लेकिन वह अचानक ठिठक गया एक जोरदार चीख सुनकर। आइडन ने भी इस पर ध्यान दिया और पूछा कि क्या लियो ने सुना। उसे एहसास हुआ कि यह ट्रेसी की आवाज थी और भागना शुरू करते हुए लियो ने इससे सहमति जताई। आइडन से उसका पीछा करने के लिए कहा। वे जंगल के माध्यम से दौड़े। फिर से एक चीख सुनाई दी। वहां प्रहारों की आवाजें और अन्य चीखें भी थीं और अगले ही पल आइडन गिर गया, अपनी आंखें ढकते हुए और अपने माथे को हाथ से पकड़ते हुए। लियो ने हैरानी में उसे पुकारा और फिर ट्रेसी को देखा जो आइडन से टकराकर गिर गई थी। उसने हैरानी में उसका नाम लिया और फिर पूछा कि वे यहाँ क्या कर रहे थे। आइडन ने घोषणा की कि उसने उसकी चीख सुनी थी और उसके शब्दों को भ्रम में दोहराते हुए उसने चिल्लाया कि ऐसी बात अचानक हो गई थी। अचानक एक गुर्राहट की आवाज सुनाई दी और उन्हें रोकते हुए लियो ने इस आवाज पर ध्यान दिया। ट्रेसी ने उन्हें चुप रहने का आदेश दिया और उन्हें अपने पीछे आने के लिए कहा। लड़कों ने आज्ञा मानी और एक झाड़ी के पीछे छिपने की कोशिश की। उसने उन्हें एक खुली जगह पर ले जाया और उन्होंने पत्तियों के नीचे छिपे एक राक्षस का चेहरा देखा। उन्होंने हैरानी में पूछा कि क्या यह वास्तव में एक वेयरवुल्फ था। इसके अलावा उन्होंने देखा कि यह राक्षस बहुत छोटा था। लड़कों की ओर देखते हुए ट्रेसी ने पूछा कि वे क्या कहेंगे। उसने घोषणा की कि उसने जीत हासिल की थी, लेकिन लियो ने आपत्ति जताई। उन्हें याद दिलाया कि उसने बस इस राक्षस को ढूंढा था और वे इस बारे में बहस कर रहे थे कि उसे कौन पकड़ेगा। ट्रेसी ने फिर से पूछा और चिल्लाया कि उस स्थिति में वह अब उसे पकड़ लेगी, लेकिन आइडन ने उसे रोक दिया। उसने कहा कि वह समझ गई कि वह हारना नहीं चाहता और बहस करना चाहता था, लेकिन उसने कहा कि ऐसा नहीं था और उसे इस तथ्य पर ध्यान देने के लिए कहा कि वेयरवुल्फ पहले और हिल नहीं पा रहा था। उसने समझाया कि यही कारण था कि राक्षस ने एक एकांत जगह ढूंढी थी और पूछा कि क्या उसे लगता था कि वह वहां अपने आप छिपा था। ट्रेसी ने सिकुड़ते हुए भौहें चढ़ा ली और अचानक उसे याद आया कि उन्होंने 2 वेयरवुल्फ के क्षेत्र में घूमने की बात की थी। आइडन को यह नहीं पता था, लेकिन वह समझ गया कि अगर किसी ने इस छोटे वेयरवुल्फ की मदद की तो यह वास्तव में क्या हो सकता है। अचानक वह सिकुड़ा यह देखकर कि राक्षस के गले में एक चमकती हुई चेन थी और उसने खुद से पूछा कि यह क्या है। उसने सोचा कि इसके गले में कुछ था और अपने साथियों के साथ मिलकर उसने छोटे वेयरवुल्फ को ध्यान से देखा। उसी क्षण उनके पीछे एक और राक्षस प्रकट हुआ। वेयरवुल्फ ने गुर्राया और इस आवाज को सुनकर लियो तेजी से मुड़ा। फिर इसने आइडन का ध्यान आकर्षित किया और उसने भी अपना सिर घुमाया। राक्षस ने अपने पंजे से प्रहार किया, लेकिन लियो ने आइडन को समय रहते एक तरफ फेंक दिया, हमला खुद पर लेते हुए। वह चीखा, अपनी आंखें बंद करते हुए और प्रहार की ताकत से एक तरफ उड़ गया। उसके साथियों ने उत्साह से उसका नाम पुकारा और राक्षस ने एक और हमले की तैयारी की। आइडन ने चीखा और ट्रेसी
ट्रेसी को एहसास हुआ कि यह एक असली वेयरवुल्फ था। वह डर से कांप गई, लेकिन भौहें चढ़ाकर फैसला किया कि उसे शांत होना चाहिए और सोचा कि वह इसे हरा सकती है। उसे यकीन था कि उसे अपने परिवार के लिए ऐसा करना होगा। अचानक वेयरवुल्फ उसकी ओर मुड़ा और प्रहार किया, लेकिन आइडन ने ट्रेसी के साथ एक तरफ कूद लिया। वह चीखी, जिसके बाद वह हैरानी में हाँफने लगी, यह देखकर कि आइडन अपने शरीर से उसे ढक रहा था। लियो ने उत्साह से आइडन का नाम पुकारा और उसने ट्रेसी की ओर देखकर पूछा कि वह कैसी है। उसने भ्रम में पूछा कि उसने उसकी मदद क्यों की। उसे समझ नहीं आया कि उसके सवाल का क्या मतलब था और उसने चिल्लाया कि वह तब खड़ा नहीं रह सकता जब उसका दोस्त खतरे में हो। ट्रेसी ने उसे हैरानी से देखा, लेकिन जल्द ही विचलित हो गई क्योंकि वेयरवुल्फ उनके करीब कूदा। आइडन ने ट्रेसी को अपने शरीर से ढका खड़े होते हुए और दूसरों से चिंता न करने के लिए कहा, क्योंकि उसे लगा था कि वेयरवुल्फ बस अपने बच्चे की रक्षा कर रहा था। उसने पूछा कि क्या वह सही था। ट्रेसी और लियो को समझ नहीं आया कि वह क्या कर रहा था और कहा कि वेयरवुल्फ वैसे भी आइडन को समझता नहीं था, लेकिन उसने राक्षस की ओर देखा और कहा कि सब कुछ ठीक है और वादा किया कि वह इसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वेयरवुल्फ ने उसे ध्यान से देखा, लेकिन हमला नहीं किया और अंत में वह मुड़ गया। आइडन ने अपने हाथों को दोनों तरफ फैलाया, लियो और ट्रेसी को अपने पीछे ढके हुए। वेयरवुल्फ छोटे राक्षस के करीब आया, धीरे से गुर्राते हुए, और आइडन ने अनुमान लगाया कि इस गुस्से का कारण अपने बच्चे के लिए डर था। ट्रेसी ने हैरानी में पूछा कि क्या वेयरवुल्फ ने वास्तव में आइडन को समझा। लियो ने चिल्लाया कि यह किसी भी क्षण अपनी असली प्रकृति दिखा सकता था। हालांकि आइडन जानता था कि यह जंगली लगता था। उसने ट्रेसी और लियो से उस पर भरोसा करने के लिए कहा। वह वेयरवुल्फ के थोड़ा और करीब गया और अपने हाथ को लहराते हुए उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। फिर उसने वेयरवुल्फ से सुनने के लिए कहा और उसे समझाने की कोशिश की कि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अपनी जैकेट से एक ग्लास निकालते हुए उसने पूछा कि क्या यह सच था कि बच्चा बीमार था। उसने घोषणा की कि यह मिश्रण इसे ठीक नहीं करेगा, लेकिन इसे थोड़ा आसान कर देगा। वेयरवुल्फ डरते डरते करीब आया, दवा की फ्लास्क के साथ अपना पंजा बढ़ाते हुए। हालांकि अगले ही क्षण एक शक्तिशाली हमले ने वेयरवुल्फ के शरीर को पूरी तरह से भेद दिया और वह डर से चीखा। हमले से एक तेज रोशनी फैलने लगी जो राक्षस के शरीर को ढकती रही और फिर एक अधिक ठोस पदार्थ में बदल गई, वेयरवुल्फ को हिलने की क्षमता से वंचित करते हुए। रोजर ने लियो, आइडन और ट्रेसी का ध्यान आकर्षित किया और नाराजगी से पूछा कि वे यहाँ क्या कर रहे थे। ट्रेसी ने अपने बालों को हाथों से पकड़ा, भय के साथ सोचते हुए कि यह प्रोफेसर था। लियो ने खुद को ओपरावदाने की कोशिश की, लेकिन उनकी बात को बीच में काटे हुए नायक ने चेतावनी दी कि वे बाद में समझाएंगे, लेकिन अभी के लिए उसने उन्हें हॉस्टल वापस लौटने का आदेश दिया। ट्रेसी और लियो ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन अचानक आइडन रोजर के सामने खड़ा हो गया, वेयरवुल्फ की ओर जाने का रास्ता रोकते हुए, और उससे रुकने की विनती की। उसने सोचा कि यह वेयरवुल्फ मानव भाषा को समझ रहा था और रोजर से इसे मारने से पहले सोचने के लिए कहा। नायक ने पूछा कि क्या आइडन को समझ आया कि उसने अभी कितनी मूर्खतापूर्ण बात कही थी, लेकिन उसने चिल्लाया कि यह मूर्खता नहीं थी और अनुमान लगाना चाहता था कि यह वेयरवुल्फ क्या था। लेकिन रोजर ने अचानक अपना सिर घुमाया, यह देखकर कि एक छोटा वेयरवुल्फ पत्तियों के ढेर से उठने लगा। उसकी नजरें और सख्त हो गईं और उसका भाव देखकर आइडन डर से ठिठक गया। रोजर ने उसे एक तरफ धक्का दिया और वह चिल्लाया, अपने पैरों पर खड़े रहने की कोशिश करते हुए। वह सफल नहीं हुआ और गिरते हुए उसने मुड़कर खुद से पूछा कि यह कैसी नजर थी। इस बीच नायक ने वेयरवुल्फों की ओर एक शक्तिशाली हमला निर्देशित किया, राक्षसों को जला दिया। आइडन ने उसके कार्यों को भय के साथ देखा, हैरानी में अपना मुंह खोल लिया। रोजर ने बिना लड़कों की ओर मुड़े चेतावनी दी कि कल उन्हें उनकी सजा मिलेगी और अब उसने उन्हें अपने कमरों में वापस जाने का आदेश दिया। कुछ समय बाद जब सुबह हो चुकी थी, आइडन, लियो और ट्रेसी मेज पर बैठे थे, शर्मिंदगी में सिर झुकाए हुए। लियो, जिसके हाथ पर पट्टी बंधी थी, ने अपने बाल पकड़े, उन्हें सबको मूर्ख कहते हुए, और महसूस किया कि अब वे निश्चित रूप से खत्म हो गए। उसने खुद से पूछा कि वे रोजर के सामने कैसे पकड़े गए। ट्रेसी ने सोचा कि यह शर्म की बात थी क्योंकि वह कुछ भी नहीं कर सकी। उसने सिर घुमाया, उदास होकर पास बैठे सोच में डूबे आइडन को देखा। अचानक एलिजा कमरे में दाखिल हुई, जो छात्रों का ध्यान आकर्षित करते हुए पूछा कि क्या यह सच था कि वे उसका इंतजार कर रहे थे। रोजर उसके पीछे कमरे में आया और आइडन, ट्रेसी और लियो भयभीत हो गए, यह महसूस करते हुए कि यह एलिजा थी। उनके भाव देखकर उसने उन्हें घबराने से मना किया, आराम करने के लिए कहा। उन्हें एहसास हुआ कि अगर एलिजा यहाँ थी तो इसका मतलब था कि वे केवल एक साधारण अनुशासनात्मक बयान से नहीं बच पाएंगे। एलिजा उनके सामने मेज पर बैठ गई और रोजर उसके बगल में खड़ा रहा। नायक ने छात्रों से पूछा कि उन्हें क्यों लगता था कि उसने उन्हें बुलाया था। लियो ने सुझाव दिया कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें डिमेरिट पॉइंट से भी बदतर सजा का सामना करना था। रोजर ने घोषणा की कि यह बिल्कुल ऐसा ही था और चेतावनी दी कि उन्हें समझना चाहिए कि उनके कार्य कितने मनमाने थे। वह जानता था कि अगर कुछ गलत हो जाता तो और पीड़ित होना अपरिहार्य था। लियो, आइडन और ट्रेसी ने सिर झुका लिया, लेकिन कुछ नहीं
कहा। एलिजा ने अचानक मुस्कुराते हुए रोजर से ठोड़ी ऊपर रखने के लिए कहा क्योंकि अंत में सब कुछ ठीक हो गया था। उसने उसे छात्रों को डराने से मना किया और उसने कहा कि वे उन्हें बिना सजा के नहीं छोड़ सकते। उसने पूछा कि क्या यह सच था कि स्थिति उनके पक्ष में हल हो गई थी। उसने यह भी देखा कि नायक ने उसे स्थिति का बहुत विस्तार से वर्णन किया था और आइडन का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि उसने सुना था कि उसने ट्रेसी की रक्षा के लिए खुद को जोखिम में डाला था। आइडन ने सिकुड़ते हुए कहा कि ऐसा नहीं था और उसकी बात को बीच में काटते हुए एलिजा ने आत्मविश्वास से कहा कि उन्हें पता था कि उनका कार्य कितना खतरनाक और गलत था, इसलिए उसने चेतावनी दी कि उन्हें प्रत्येक को 10 दंड अंक मिलेंगे। हालांकि वह ऐसी मुश्किल स्थिति में उनके द्वारा लिए गए निर्णयों के लिए उनकी निंदा नहीं कर सकती थी और इसलिए उसने उन्हें इनाम भी दिया, यानी प्रत्येक को 20 अंक। आइडन, ट्रेसी और लियो ने हैरानी में सिकुड़ते हुए पूछा कि क्या यह वास्तव में सच था। एलिजा ने रोजर की ओर मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या यह सच था कि उसका कोई विरोध नहीं था। अपनी आंखें बंद करते हुए उसने घोषणा की कि वह उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं करेगा और उस स्थिति में एलिजा ने छात्रों को अपनी पढ़ाई पर वापस लौटने के लिए कहा। उन्होंने सहमति जताई, उसका धन्यवाद किया और कमरे से निकलने से पहले आइडन ने रोजर को देखा और सोचा। जब तीनों लड़के चले गए, एलिजा ने नायक का ध्यान आकर्षित किया और पूछा कि क्या वह खुश था। उसने आह भरी, यह स्वीकार करते हुए कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसे छात्रों के साथ नरमी बरतने के लिए कहेगा। रोजर ने उसका धन्यवाद किया, यह उम्मीद जताते हुए कि लियो, ट्रेसी और आइडन को उसके अनुरोध के बारे में पता नहीं चलेगा। एलिजा ने कहा कि निश्चित रूप से उन्हें पता चल जाएगा और उसे वेयरवुल्फों के बारे में याद दिलाया, यह पूछते हुए कि क्या रोजर को यकीन था कि उसने इन राक्षसों में कुछ भी अजीब नहीं देखा था। उसने पुष्टि की कि कुछ भी ध्यान देने योग्य नहीं था और एलिजा ने कहा कि यह अच्छा था। फिर उसने कहा कि वह वैसे भी नायक के काम के लिए आभारी थी क्योंकि उसकी समर्पण की वजह से कोई घायल नहीं हुआ। उसने उससे उसी उत्साह के साथ जारी रखने के लिए कहा। कुछ समय बाद अकेले रह गए। रोजर एक कुर्सी पर बैठ गया, सोच में डूबा और उसने जो अभी देखा था उसे याद किया। उसने अपने दिमाग में उस पल को दोहराया जब छोटा वेयरवुल्फ पत्तियों के ढेर से उठने लगा। अपनी आंखें बंद करते हुए उसने सोचा कि यह एक ऐसा व्यक्ति था जिसका परिवर्तन पूरा नहीं हुआ था। उसे याद आया कि उसने वेयरवुल्फ के शरीर के निचले हिस्से पर मानव त्वचा देखी थी और इसलिए उसने निष्कर्ष निकाला कि ये प्रयोग भेड़ियों पर नहीं बल्कि उन लोगों पर किए गए थे जिन्हें पकड़ा गया और वेयरवुल्फ में बदला गया। उसने एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना की जिसके गले में जंजीर थी, जिसका शरीर धीरे धीरे आकार बदल रहा था, फर उग रहा था। उसे अपने उस फैसले का कोई पछतावा नहीं था जब उसने उन राक्षसों को जलाने का निर्णय लिया था, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो उसे और मुश्किलों का सामना करना पड़ता। इसके अलावा इस तथ्य ने भी उसे प्रभावित किया कि इन वेयरवुल्फों की वजह से कई लोग पीड़ित हुए थे, इसलिए उसके पास कोई विकल्प नहीं था और उसने राक्षसों की ओर एक जादुई हमला निर्देशित किया। उसने दोहराया कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन छोटे वेयरवुल्फ को याद करके वह ठिठक गया। फिर उसने अपनी जेब से एक छोटा गोला निकाला और घोषणा की कि यह वही था। गोला प्रकाश उत्सर्जित करने लगा और रोजर ने हंस की ओर मुड़ते हुए स्वीकार किया कि उसके पास उससे एक अनुरोध था। कुछ समय बाद किसी ने पूछा कि किसने सोचा होगा कि न केवल उन्हें दंड अंक नहीं दिए जाएंगे बल्कि उन्हें अतिरिक्त अंक भी मिलेंगे। उसने अनुमान लगाया कि यह एक सपना हो सकता है। ट्रेसी ने अचानक लियो की ओर देखकर पूछा कि उसका हाथ कैसा था। उसने जवाब दिया कि सब कुछ ठीक था, यह समझाते हुए कि उसे कुछ दिनों तक पट्टी पहननी होगी। आइडन उनके बीच में बैठा था, सिर झुकाए, लेकिन बातचीत में हिस्सा नहीं ले रहा था। ट्रेसी ने उसे उदास होकर देखा, फिर पूछा कि क्या कुछ उसे परेशान कर रहा था। लियो ने भी उसे देखा और आइडन ने जवाब दिया कि कुछ भी उसे परेशान नहीं कर रहा था, यह घोषणा करते हुए कि सब कुछ ठीक था। उसने पूछा कि क्या लियो और ट्रेसी को वेयरवुल्फ का बच्चा याद था। उसने समझाया कि उसके गले में किसी तरह का कॉलर था। ट्रेसी ने सदमे में पूछा कि क्या यह वास्तव में सच था। लियो ने उसे अपनी आवाज धीमी रखने की चेतावनी दी और आइडन ने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखते हुए कहा कि यही एक कारण था कि उसने रोजर को रोकने की कोशिश की थी। उसने पूछा कि अगर ये वेयरवुल्फ कृत्रिम रूप से बनाए गए थे तो क्या होगा। लियो ने उसके शब्दों को सोच में डूबकर दोहराया। फिर उसे याद आया कि थीन में संदिग्ध पात्रों के छिपे होने की अफवाह थी। ट्रेसी ने पूछा कि क्या यह सब केवल एक कल्पना थी। लियो निश्चित रूप से नहीं कह सकता था, लेकिन एक वेयरवुल्फ और कॉलर बहुत असामान्य था और उसने पूछा कि क्या उन्हें ऐसा लगता था। आइडन ने सहमति जताई और कुछ और कहना
कहना चाहता था, लेकिन ट्रेसी ने उसे बीच में रोक दिया और पूछा कि क्या वह वास्तव में रोजर के बारे में कुछ कहना चाहता था। आइडन ने स्वीकार किया कि ऐसा था, और हालांकि उसने उसे चेतावनी दी कि वह उस पर कुछ भी संदेह नहीं करता। उसने कहा कि उस समय उसके चेहरे का भाव उसे अजीब लगा। उसे यकीन था कि रोजर ने स्पष्ट रूप से कुछ देखा था। ट्रेसी ने पूछा कि क्या उसे वास्तव में लगता था कि वह उनसे कुछ छिपा रहा था। आइडन को यकीन नहीं था, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि नायक उनसे कहीं ज्यादा जानता था। उसने सोचा कि यह सब उसकी कल्पना हो सकती थी, क्योंकि प्रोफेसर तीन ऐसा कुछ नहीं करेगा। हालांकि उसने अचानक खुद से पूछा कि अगर यह सच था तो क्या होगा। उसने सुझाव दिया कि रोजर का इन अफवाहों से किसी तरह का संबंध हो सकता था, लेकिन अचानक ट्रेसी ने उसे उसके विचारों से विचलित करते हुए चिल्लाया कि यह किसी तरह की मूर्खता थी। अपनी सीट से उठते हुए उसने चेतावनी दी कि लियो और आइडन बहुत ज्यादा सोच रहे थे। उसने पूछा कि क्या वे भूल गए थे कि एलिजा ने उन्हें क्या बताया था। उसने उसे याद दिलाया कि रोजर ने उसे जो हुआ था उसके बारे में बहुत विस्तार से बताया था, और पूछा कि अगर वह किसी चीज में शामिल होता तो क्या वह ऐसा करता। उसने निर्णायक रूप से घोषणा की कि मुख्य पात्र यह दिखाने की कोशिश नहीं करता, लेकिन वास्तव में वह अपने छात्रों की बहुत परवाह करता है। उसने नाराजगी से पूछा कि क्या लियो और आइडन उस पर कुछ संदेह कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर आइडन ने स्वीकार किया कि उसे लगता था कि ट्रेसी सही थी। लियो ने पूछा कि इसमें और खोजबीन करने का क्या मतलब था। आइडन ने खड़े होते हुए स्वीकार किया कि वह भूखा था और नाश्ते के लिए जाने का सुझाव दिया। लियो ने सहमति जताई कि अब दोपहर के भोजन का समय था, और उन्होंने ट्रेसी को बुलाया, और वह हैरान और उलझन में थी कि वे चाहते थे कि वह उनके साथ जाए। उसने अजीब ढंग से कहा कि दोस्त अक्सर ऐसा करते हैं, जैसे कि एक साथ खाना खाना और बाकी सब कुछ। एडन ने उसे हैरानी से देखा और फिर पूछा कि क्या वे दोस्त नहीं हैं। ट्रेसी इस पर और भी उलझन में दिखी, और आखिरकार उसने घोषणा की कि अगर ऐसा है तो वह सहमत है। एडन ने कहा कि यह बहुत अच्छा है, और लियो ने बस आंखें बंद करके एक आह भरी। कुछ समय बाद किसी ने अपने वार्ताकार से पूछा कि क्या उसने वह कागजात देखे जो उसने भेजे थे। इस व्यक्ति ने पुष्टि की कि यह रोजर था, जिसने सोचा कि उसने लेदरवेल में लापता लोगों की कुल संख्या और सार्वजनिक सभा स्थानों की सूची पढ़ी थी। हंस, जिससे नायक ने संपर्क किया था, ने कहा कि वह कुछ बड़े लोगों के समूह को जानता है जो लगातार एक परित्यक्त फैक्ट्री के पास इकट्ठा होते हैं, और उसे यकीन था कि यही वह चीज है जो उन्हें चाहिए। रोजर ने सब कुछ समझ लिया और हंस की अच्छी काम की प्रशंसा की, और उसने कहा कि वह उस जानकारी के बारे में कुछ और बता सकता है जो रोजर ने जांचने के लिए कहा था। उसने कहा कि हाल ही में शहर के बाहर कई मजदूर गायब हो गए थे, और नायक ने पूछा कि क्या उनमें 3 लोगों का परिवार था। हंस ने इसकी पुष्टि की, यह कहते हुए कि यह एकमात्र ऐसा मामला था जिसमें पूरा परिवार गायब हुआ था, और रोजर ने सब कुछ समझ लिया और फैसला किया कि वह इस फैक्ट्री की जांच बाद में रात को करेगा। बाद में रात में 2 लोग एक परित्यक्त जगह पर प्रवेश द्वार की रखवाली कर रहे थे, और उनमें से एक ने स्वीकार किया कि वह बोरियत से मर रहा था, यह पूछते हुए कि उन्हें वहां और कितना समय रहना होगा। उसके साथी ने जवाब दिया कि उन्हें वहां और 2 दिन रहना होगा, और उसने नाराजगी से पूछा कि केवल उन मूर्ख लोगों के भागने की वजह से ऐसा क्यों हुआ। दूसरे आदमी को अब इस बात में रुचि नहीं थी कि दूसरों ने ऐसा कैसे होने दिया, और उसके साथी ने समझाया कि बच्चे को पर्याप्त मात्रा में दवा नहीं दी गई थी और वे खुराक बढ़ाने वाले थे, लेकिन वह चिल्लाने और रोने लगी, जिससे सभी परेशान हो गए। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि कोई भी उस छोटे लड़के के गुस्साए माता पिता का सामना करने के लिए तैयार नहीं था जिन्होंने यह देखा। उस आदमी ने फिर से पूछा, यह याद करते हुए कि उस समय माता पिता को पहले ही बदल दिया गया था, और उसने पूछा कि क्या वे अभी भी बच्चे की चिंता कर रहे थे। उसके साथी ने इसकी पुष्टि की, यह कहते हुए कि यही कारण था कि उन्होंने हंगामा किया और जितना वह जानता था गायब हो गए। अन्य लोगों के पास एक भरोसेमंद व्यक्ति था जो इस स्थिति को सुलझा सकता था, और उसके साथी ने पूछा कि क्या वे वाकई में किसी मूर्ख छोटे बच्चे की वजह से इतना परेशान थे। दूसरा आदमी इससे सहमत था और यह कहने वाला था कि अगर वह वहां होता तो क्या करता, लेकिन अचानक वह चुप हो गया।
अपने साथी के साथ डर गया क्योंकि उन्हें अंधेरे गलियारे से कुछ आवाजें सुनाई दी। उन्होंने एक दूसरे को चिंतित नजरों से देखा और फिर अपनी बेल्ट पर लटके हथियारों की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, कुछ उनके सिरों से होकर गुजरा और वे मरकर गिर पड़े। जिस आदमी ने उन पर गोली चलाई थी वह गलियारे से अंधेरे से बाहर निकला और नाराजगी से भौहें चढ़ाईं। यह रोजर था जो मानसिक रूप से कुछ समय पीछे गया जब उसने पूछा था कि क्या उसका वार्ताकार वाकई में आया था। हंस हैरान था कि उसने खुद को तैयार किया था और उपयोगी भी था और उसने पूछा कि क्या नायक अकेले जाने वाला है। उसने पूछा कि क्या हंस वाकई में उसकी मदद करना चाहता है। हंस ने सोचा कि वह एक या दो विरोधियों को नॉकआउट कर सकता है, लेकिन रोजर ने, हालांकि वह इसे समझ गया था, फिर भी कहा कि वह खुद इसे संभाल सकता है और पूछा कि इन लोगों की संख्या कितनी थी। हंस ने घोषणा की कि उनमें से लगभग 40 लोग थे और कहा कि वे जाने वाले थे। इसलिए उसने नायक को चेतावनी दी कि समय बर्बाद न करे क्योंकि 3 दिन बाद इसका कोई मतलब नहीं होगा। रोजर ने अपनी आंखें ढक लीं, अपना हाथ सिर पर रखा और पूछा कि उनकी लड़ने की शक्ति के बारे में क्या। हंस ने उसे चेतावनी दी कि उन लोगों के पास हथियार हैं और यह भी बताया कि वहां 2 जादूगर भी थे और साथ ही 3 लोग पूरी तरह से युद्ध गियर में थे। वहां तक पहुंचने का रास्ता सीवर के रास्ते से था और हंस ने रोजर को सावधान रहने के लिए कहा। उसने सहमति दी और फिर वह उस परिवार के बारे में कुछ कहना चाहता था लेकिन चुप हो गया और हंस ने स्पष्ट किया कि वह सुन रहा था और नायक ने पूछा कि बच्चा कितना बड़ा था। हंस ठिठक गया, उसकी आंखें उस सवाल को सुनकर फैल गईं और अब जब रोजर गलियारे में आगे बढ़ रहा था उसे याद आया कि हंस ने फिर से पूछने के बाद घोषणा की थी कि बच्चा 7 साल का था, यह कहते हुए कि वह बहुत छोटा था। रोजर ने सिर झुकाया। उसे याद आया जब उसने फिर से पूछा था और फिर उसने घोषणा की कि वह सब कुछ समझ गया। मरे हुए पहरेदारों के पास से गुजरते हुए उसने उनकी ओर मुड़कर भी नहीं देखा और फिर गलियारे में आगे बढ़ गया। अगले ही पल जोरदार चीखें सुनाई दी और किसी ने पूछा कि वह कौन था। कई लोग मदद की भीख मांग रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद गलियारे में खून से सने कई लोग पड़े थे, लेकिन उनकी ओर ध्यान न देकर रोजर आगे बढ़ता गया। एक छोटा सा कीड़ा उसके पीछे उड़ता हुआ सावधानी से देख रहा था। एक अन्य कमरे में, बक्सों से भरे कमरे में बक्से व्यवस्थित कर रहे लोग आपस में बात कर रहे थे। ब्रो अचानक नाराजगी से चिल्लाया, यह देखकर कि उनके पास एक चूहा था। बैरन ने मान लिया कि वह आदमी सुरक्षा विभाग से था और कहा कि उन्हें एक साथ मिलकर लोगों को निकाल देना चाहिए। हालांकि रेनो ने मान लिया कि वह आदमी सुरक्षा विभाग से नहीं था और जब एक ततैया उसकी उंगली पर बैठी तो उसने सोचा कि यह अच्छी बात थी क्योंकि यह उनके लिए और उपयोगी था, क्योंकि अगर वह आदमी मर गया तो कोई उसे याद नहीं करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही था। आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा बताइए। अगर कुछ सुधार की ज़रूरत हो तो कमेंट में बताना और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, इससे मुझे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी। देखने के लिए धन्यवाद।